कि कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज जो हैं ये कैसे रिस्पॉन्ड कैसे करती हैं ऑक्सीजन की कम कंसंट्रेशन को। ठीक है, चलें जी, अब जरा हम अपने न्यू बातें अब शुरू करने लगे हैं। ठीक है, ये डायग्राम बस आप लोगों ने करनी है, जो कुछ उधर लिखा हुआ है वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता क्या है कि जैसे ही कि एओर्टिक बॉडीज कैरोटिड बॉडीज के अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये ग्लोमस सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो कीमो रिसेप्टर हम कह रहे हैं ना कि एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में होते हैं, वो बेसिकली ये सेल होते हैं, ये उसके तौर पर सेंस करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही सपोज ये प्रेशर ऑक्सीजन का काफी कम हुआ जैसे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ग्लोमस सेल्स के अंदर, अब ये बातें वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 दफा बता चुका हूँ, 2 दफा नहीं 3 दफा। एक दफा कहाँ पे, स्मूथ मसल के अंदर, एक दफा कहाँ पे, वो जो हमने कहा था कि अल्विलाई जो है ना, वो अल्विलाई की वो ब्लड कैपिलरी जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिनके, ठीक है ना, उन अल्विलाई की जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होती। याद आई बात, याद आई? हमने कहा था वो गली हम बंद कर देते हैं, मैंने ये लफ्ज बोला था वहां पे, हमने कहा था हम वो गलियां ही बंद कर देते हैं जिनके अंदर जो दुकानदार होते हैं उनके पास माल नहीं होता। जिन दुकानदारों के पास या फिर जिन शॉपकीपर्स के पास सामान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम वो गलियां ही बंद कर देते हैं ताकि लोग इस गलियों में जाए ही ना, ब्लड उस ब्लड वेसल में जाए ही ना, ताकि उस अलविलाई के पास ब्लड जाए ही ना जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यही लफ्ज बोले थे। तो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन की, क्या जब अलविलाई के पास ऑक्सीजन नहीं होती, उसके पोटेशियम चैनल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, फिर पोटेशियम चैनल के क्लोज होने की वजह से वोल्टेज में क्या आती है, चेंज आती है। फिर क्या होता है, फिर वोल्टेज के चेंज की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, वो कैल्शियम अंदर आता है, फिर कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम के अंदर आने से क्या होता था वहां पे, हमने वहां पे कहा था कि, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो ब्लड वेसल्स बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम के अंदर आने से क्या होता है कि ये जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रिलीज हो जाते हैं। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, एटीपी और एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और हाइपोक्सिया स्पेसिफिकली ये आपने लफ्ज याद रखना एटीपी का, क्योंकि ये एमसीक्यू आता है और इतना और पक्का ठक्का एमसीक्यू आता है। ठीक है, ये देख रहे हो कि ड्यूरिंग हाइपोक्सिया एडिनोसिन में भी द की एक्स, यहाँ पे लफ्ज लिखना आप लोग, की एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन? ये एटीपी, की रिस्पायरेटरी, मतलब की ये है। ठीक है, पहले लोग समझते थे कि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन रिलीज होते हैं, बाद में पता चला कि की तो एटीपी है। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर क्या होता है, फिर वो तो अगली बात है, तो आपको पता ही है, फिर एसिटाइलकोलिन आ गया, वही यार साइनेप्स बन रही है, सिंपल वही, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं पड़ा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी तो कैल्शियम अंदर आता था, कैल्शियम चैनल्स ओपन होते थे, कैल्शियम अंदर जाता था, तो एसिटाइलकोलिन के जो वेसिकल्स होते थे वो ओपन हो के वो उसको रिलीज कर देते थे आपके न्यूरोट्रांसमीटर को, वो फिर आगे से इधर जाएगा। ठीक है, फिर नर्व इंपल्स इसके जरिए से किधर जाएगी, हाँ बताओ, ऑब्वियसली डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में। ठीक है, एफरेंट फाइबर में आया ना, तो आगे इसने सीएनएस, 2 सीएनएस, सीएनएस का क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी सेंटर में। ठीक है, बात समझ आ गई सारी? और अच्छा, अब यहाँ से भी देखो, अब देखो सपोज यहाँ पर अब आपका ब्लड है ना, ठीक है, डॉर्सल बॉडी कैरोटिड बॉडी को वो ब्लड मिला जिसकी ऑक्सीजन का ये वाला लेवल था, बहुत लो ऑक्सीजन का प्रेशर था। ठीक है, इन्होंने सेंस किया यार उसका नाम क्या, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इनके कैल्शियम चैनल्स हो गए क्लोज, इनके कैल्शियम चैनल क्लोज होने से अंदर वोल्टेज में आया चेंज। ठीक है, यानी कि रिपोलरेशन नहीं हो सकती, तो फिर सारी डीपोलरेशन परसिस्ट करेगी, उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा, वोल्टेज में चेंज आया ना। ठीक है, तो उससे क्या, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम अब इनफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम का, कैल्शियम के इनफ्लक्स से क्या होगा, ठीक है, कि आपके अंदर जो वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज हो रहे हैं, एटीपी और एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और वो फिर आगे से क्या कर रहे हैं, वो फिर आगे से जाके ये एफरेंट फाइबर्स, ये देख रहे हो, ठीक है, इधर ये एफरेंट फाइबर्स हैं, इधर कौन से एफरेंट फाइबर्स हैं, ये वेगस नर्व। ठीक है, ये आगे ये किधर जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर में, ठीक है, सीएनएस के पास, और उसको जाके कहेंगे यार तुम्हें नहीं पता ऑक्सीजन की कमी हो गई है, खुद तो तुमने सेंसर रखे ही नहीं हुए, खुद तो तुमने कीमो सेंसिटिव एरिया भी इस तरह का रखा हुआ है जो ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो हमारी बात तो मान लो। ठीक है, बात समझ आई? अब थोड़ा सा ज्यादा फ्लो बन रहा होगा कि किस चीज ने किसको रिस्पॉन्ड करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन को ज्यादा रिस्पॉन्ड करना है इन, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सेंटर ने कीमोसेंसिटिव एरिया जो उसके अंदर है उसने हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करके रेस्पिरेटरी सेंटर को बताया। मुझे उम्मीद है अब चीजें आप लोगों के लिए ना
आसान हो रही होंगी। अब ये एक थोड़ी मजेदार सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पहले, इससे पहले ये है कि यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि शायद कोई एक आध बच्चा, यहाँ पे हमने ये बताया था कि उसका नाम क्या है, कि आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है ना, वो ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड करता है। मेजर जो कंट्रोलर है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि रिस्पायरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अभी भी तो बताया है कि इसको कौन, इसको, ठीक है ना, मेन किसको रिस्पॉन्ड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड आके हाइड्रोजन बना के, मतलब ये कि मेन कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड करता है, ऑक्सीजन को नहीं रिस्पॉन्ड करता, ठीक है। यही हमने पढ़ा ना, किस केस में, यानी कि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो फौरी तौर पर उसको मैसेज भेजता है कि भाई एल्वियुलर वेंटिलेशन तेज करो, उससे उस बंदे को सांस ज्यादा आते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जबकि ऑक्सीजन के केस में ऐसे नहीं होता, ऑक्सीजन के केस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाए कि फिर एओर्टिक बॉडीज को और कैरोटिड बॉडीज को जाके पता चले, तो फिर वो उसको मैसेज भेजते हैं कि यार अब काफी लेवल कम हो गया, अब मेहरबानी करो, अब ऑक्सीजन की भी सुन लो, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, यानी कि मेन कंट्रोलर तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे जरा मजेदार सी बात सुने, यहाँ पे अब एक्लिमेटाइजेशन क्या है, वो ये होता है कि एक बंदा अगर रह ही क्रोनिक ब्रीदिंग ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे रह रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन के लो लेवल पर क्रोनिक ब्रीदिंग उसकी कैसे कर रहा है, मतलब ये है कि जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर उसका नाम क्या, वो अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर अब आपको पता है हवा का प्रेशर ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका जो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है ना, वो क्या करता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ना अपनी जो उसकी सेंसिटिविटी है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपनी सेंसिटिविटी कम कर लेते हैं और ऑक्सीजन के लिए अपनी सेंसिटिविटी ज्यादा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पर जो उनकी सेंसिटिविटी है ना, वो कम होने लग जाती है, ठीक है। ये देखें, loses about 1/5 of the sensitivity to changes in carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के लिए उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यार आप ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर जा रहे हो, ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहां पर आपने क्रोनिक ब्रीदिंग करनी है लो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अब आपने ज्यादा, अब आपको ऑक्सीजन से मसला है कि यार ऑक्सीजन पूरी मिल जाए, तो क्या करता है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेंसिटिविटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा कर लेता है। कैसे, लो ऑक्सीजन कैन ड्राइव द रिस्पिरेटरी सेंटर टू मच हायर लेवल ऑफ एल्वियुलर वेंटिलेशन। क्या होगा कि जैसे ही लो, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लो होती है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को वो कहती है कि एल्वियुलर वेंटिलेशन ज्यादा करो, उससे एल्वियुलर वेंटिलेशन जो है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है। उस बंदा पे ज्यादा सांस लेता है, फिर उसको क्या होता है, ठीक है ना, तो यानी कि उसको ऑक्सीजन पूरी की जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक है, थोड़ी सी बातें क्लियर हुई कि एक्लिमेटाइजेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार सी बात, ठीक है ना, ये वो क्या है कि इवन एक और बात, वो ये है कि अगर वो इवन ऊपर जा भी रहे हैं ना, और ऊपर जाते हुए, ठीक है, वो स्लोली असेंड करें, ठीक है, अवर पीरियड ऑफ डेज, ठीक है, rather than period of hours they breathe much more deeply। यानी कि अगर वो बहुत, देखो ना, बहुत अगर वो जल्दी, अगर वो बहुत जल्दी असेंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो, ठीक है ना, कि वो, ठीक है ना, मतलब विद एन आवर्स अगर वो ऊपर चले जाएंगे, इसका मतलब है उन्होंने, ठीक है ना, कि उन्होंने बहुत तेजी से उन्होंने उन्होंने क्रोनिक ब्रीदिंग तो नहीं ना की। क्रोनिक ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आप आहिस्ता 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 आप लो प्रेशर पे जा रहे हो, मतलब ये कि आपको, आप आहिस्ता आहिस्ता असेंड कर रहे हो। देखो ना मेरे भाई, मेरी बात सुनो, आप अचानक ही लो प्रेशर एरिया में आ गए, तो ये क्रोनिक ब्रीदिंग तो नहीं है कि आपने क्रोनिक ब्रीदिंग की हो। क्रोनिक ब्रीदिंग ये होती है कि आपने ना स्लो स्लो असेंड कर रहे थे, अब आहिस्ता 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 आपने कुछ दिन लगा के आप पहाड़ पे चढ़े हो। इस तरह नहीं कि आपने अचानक ही अपना सांस रोक लिया हो और आप वो अचानक कहते हो कि मैंने क्रोनिक ब्रीदिंग कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, क्रोनिक ब्रीदिंग का ये मतलब नहीं है। क्रोनिक ब्रीदिंग का मतलब है कि आपने स्लोली असेंड किया है, मतलब ये बात एक अंडरस्टैंडिंग में आई है, ठीक है। तो उस केस में ये होता है कि वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए उस केस में ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। बात समझ आई है आपको, कितना कितना करेगा एल्वियुलर वेंटिलेशन, कितनी बढ़ेगी ऑक्सीजन के लिए, 400 से 500%, ठीक है ना, आफ्टर 2 to 3 days ऑफ लो ऑक्सीजन। मतलब इतने ज्यादा वो, मतलब ये कि 4-5 गुना, 4 से 500% का क्या मतलब होता है कि 4 से 5 गुना
वो जो है ना आपकी एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ जाएगी। उससे ये होगा कि आपके माउंटेन्स को एडिशनल O2 मिलेगी। बात समझ आई कि आपने क्रोनिक ब्रीदिंग करनी है ऑक्सीजन के लिए। अच्छा जी, अब ना आप लोगों को मैं थोड़ी एक और बात बताता हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी आपको ये टॉपिक जो है ना एक्लेमेटाइजेशन वाला बड़ा ना ये मजेदार सा है, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी भी आपको इसकी पूरी समझ नहीं आई होगी। अब मेरी बात सुनो, नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही ना आपकी, मैंने क्या कहा था, जो मैंने कहा हुआ है कि आपका उसका नाम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिस्पॉन्ड करता है रिस्पिरेटरी सेंटर। ओहो, अब तो आप लोगों को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। चलें 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ जी, अच्छा मेरी बात सुने। अब ना एक्लिमेटाइजेशन वाले टॉपिक को जरा बेहतरीन समझ लें, ठीक है। यहाँ से एक्लिमेटाइजेशन को समझना मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि मेरे से तो एक दफा सर ने ये पूछा भी था एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने, पहले आपको ना नॉर्मल एक चीज समझ होगी ना सही से, फिर आप समझ पाओगे कि अच्छा एक्लिमेटाइजेशन में हुआ आखिर क्या है। मतलब ये एक तो मैंने बात की ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई। इस सेंसिटिविटी के कम होने का मतलब तो पहले मुझे बताओ, पहले ये आपको क्लियर हुआ है? देखो नॉर्मल पहले समझो कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल जो उसकी सेंसिटिविटी है उसका मतलब क्या है। नॉर्मल उसकी सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि सपोज आप, उसका नाम क्या है, जब आपकी, आप समझ लो कि आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर समझ लो आपने कुछ भी ऐसा किया कि आपकी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा हुआ ना, ठीक है। और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर फौरी तौर पर कीमोसेंसिटिव एरिया के जरिए से रिस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज भेजेगा कि मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, हवा जल्दी, अल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाओ। वेंटिलेशन का क्या मतलब है? वेंटिलेशन का मतलब है आपका सांस लेना, ठीक है, आपका, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि फौरन उधर से मैसेज जाएंगे सारे डायफ्राम वगैरह को, ये वो यार अल्वियोलर वेंटिलेशन ज्यादा करो, ठीक है, यानी कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करो, ठीक है। अच्छा उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा था, ये क्या होगा, आपकी, आप एक्सपायरेशन करोगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब समझ आई बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा,
कीमोसेंसिटिव एरिया के जरिए से करते कराते सिग्नल कहाँ गया, आपके रिस्पिरेटरी सेंटर में। रिस्पिरेटरी सेंटर ने आपकी अल्वियोलर वेंटिलेशन ज्यादा की, ठीक है, और क्या हो गया कि आपने, ठीक है ना, कि आपके अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो था वो नॉर्मलाइज हो गया। अभी आपने ब्लो ऑफ कर दी, आपने निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है नॉर्मली। ये कब हुआ, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई तो ये हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या उसका उल्टा नहीं होता होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, समझ लो आप सांस लंबे लंबे सांस ले रहे हो, ज्यादा ज्यादा कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होगी, ज्यादा ब्लो ऑफ होगी, ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी, तो क्या फिर सिग्नल नहीं जाएगा कीमोसेंसिटिव एरिया को कि यार कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो मैं इसका नाम रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज भेजूं कि वेंटिलेशन थोड़ी कम करो, क्यों पागलों की तरह निकाली जा रहे हो। समझ आई बात की समझ आई आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड लो ज्यादा होगी, इधर लिखो साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो वॉल्यूलर वेंटिलेशन को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो ब्लड के अंदर तो वॉल्यूलर वेंटिलेशन को, ठीक है ना, वो रिस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू कीमोसेंसिटिव एरिया टू रिस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू अल्वियोलर वेंटिलेशन को क्या करती है, रोकती है। अब मुझे बताओ, ये बंदा पहाड़ पे चढ़ी जा रहा है, ठीक है, क्या ये उधर ठीक है, तो ये जो हम कह रहे हैं क्या हो गया कि ये इसने अल्वियोलर वेंटिलेशन को इसने 400 से 5 को गुना बढ़ा दिया है। मेरे भाईजान, आपने तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कम कर दी होगी, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जो ज्यादा जो ब्लो ऑफ हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, नॉर्मली तो ये होना था कि उसने जाके आपके रिस्पिरेटरी सेंटर को कहना था कि ना भाई ना, मैं पहले ही बहुत लो हूं, क्योंकि कंट्रोल मास्टर कार्बन डाइऑक्साइड था पहले, उसका जोर चलता था जमीन पे। वो कहता था कि नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरा लेवल है लो, तुम मुझे और नहीं निकाल सकते, ऐसे ना करो, वेंटिलेशन रोक दो, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया टू रिस्पिरेटरी सेंटर में जान जान के बोल रहा हूं कि कोई तरह आ जाए दिमाग च, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से वो करता है, यानी कि नॉर्मली उसने रोकना था, लेकिन जो इसकी सेंसिटिविटी लूज हो गई ना, सेंसिटिविटी हमने लूज इसीलिए कराई क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम चाह रहे हैं पहाड़ पे, तो हम चाहते हैं कि हमारी वेंटिलेशन हो बड़ी जबरदस्त किस्म की, ठीक है, हमारी वेंटिलेशन बेहतरीन किस्म की हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना ये ना किसी को जाके कि यार ना क्यों भाई वेंटिलेशन जो कि हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिले, क्योंकि हम लो प्रेशर एरिया में जा रहे हैं, आहिस्ता 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 एक्लिमेटाइजेशन हो रही है हमारी, ठीक है, कि अब वो चाहती है कि हम क्या करें, हम क्या करें, बताओ बताओ बताओ, कि हमें ऑक्सीजन मिले, ठीक है ना। अगर हम ज्यादा वेंटिलेशन करने से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो रिस्पिरेटरी सेंटर को रोके ना जाके, ठीक है। इस बार ऐसे ना हो हम ज्यादा सांस लें, हमने 400 से 500% को बढ़ाया है, हम ज्यादा सांस लें, ठीक है, ज्यादा सांस लें, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकले, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो, कार्बन डाइऑक्साइड पीछे जाए रिस्पिरेटरी सेंटर को जाके कहे यार मेरा लेवल बहुत लो हो गया तो तुम रोको। हम ऐसा नहीं चाहते, हम अब ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लो है, हम चाहते हैं हम अपनी एल्वियोलर वेंटिलेशन को बढ़ाएं ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, हमें ताकि हमें क्योंकि अब हमने ऊपर जाना है, हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं हमारा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हमें क्या हो, हमारी वेंटिलेशन ज्यादा हो और वेंटिलेशन को कोई रोके ना, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो है ना ऑक्सीजन, ये जो है वो उसको, इसका जैसे ही लेवल लो हो तो ये वेंटिलेशन को बढ़ाए। ये बात समझ आ गई आपको। अब एक और बात सुनो, अभी भी आपको पूरा टॉपिक नहीं समझ आया, ठीक है। ये बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, इसकी पूरी समझ नहीं लोगों को लगती, लोगों को ये लगता है क्लिमेटाइजेशन हो रही है, ऊपर जा रहा है तो वो फिर जो है ना वो बस वो फिर उसको ऑक्सीजन को ज्यादा सेंस वेंटिलेशन बढ़ जाती है। इतना मजा आके इस तरह तो नहीं ना होता फिर, ठीक है। पूरा निजाम को आपने बदल दिया है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा साइड लाइन लगा दिया, आप मान ही ऑक्सीजन की रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज अक्यूट अक्यूट अगर आप करते हो मसलन, अब आप समझो कि ये जो आप क्रोनिक क्रोनिक कह रहे हो, ठीक है, चलो ये तो बात हमने मान ली कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं सुननी, आपने उसकी सेंसिटिविटी कम कर दी, इसका मतलब अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लो करोगे तो सीन कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं माननी, ठीक है। ये तो चलो कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी होगी, चलो साइड पे करो इसको, ठीक है। वो हमें पता चल गया कि उसकी सेंसिटिविटी लो हो गई है, वो अगर आप लो भी करोगे तो वो जाके रोक नहीं सकता उसको वेंटिलेशन को, ठीक है। अब ऑक्सीजन की तो पूरी कहानी सुन लो, ऑक्सीजन की पूरी कहानी क्या है, ऑक्सीजन की पूरी कहानी दो किस्म की, एक तो यही ना जो हम कह रहे हैं कि क्रोनिक ब्रीदिंग में, एक ये है कि सपोज अगर आप एक्यूट अचानक ही उसको पहाड़ पे चढ़ा देते हो या किसी भी वजह से आप वो जहाज पे ले गए, अचानक आपने उसको पहाड़ पे फेंक दी है,
या मतलब आपने अचानक अगर आप ऐसा कोई काम करोगे ना, उससे सिर्फ 70% वेंटिलेशन बढ़ेगी, 70%, ठीक है? उस केस में सिर्फ 70% बढ़ती है। लेकिन क्रोनिक के केस में क्या है कि क्रोनिक के केस में वो 400 से 500% बढ़ती है, ठीक है? क्योंकि एक्यूट के केस में ये काम होना ही नहीं है एक्लिमेटाइजेशन वाला। एक्लिमेटाइजेशन वाले के लिए टाइम चाहिए। आपने क्रोनिक तरीके से चलना है, स्लो आपने क्लाइंब करके आराम से कुछ दिन लगा के आपने पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, ठीक है? आपने, ठीक है, बात समझ आई कि क्रोनिक जरूरी है एक्लिमेटाइजेशन के लिए। एक्यूट में जाओगे तो फिर इतना नहीं बढ़ेगी, ठीक है? ठीक है, क्योंकि एक्यूट के केस में फिर वो वही करेगा। फिर वो नॉर्मली जैसे आप एक बंदे को अचानक हाइपोक्सिया कंडीशन में, जैसे आपने समझ लो आपने अचानक ही उसको कम ऑक्सीजन दे रही है, तो फिर वो यही काम हो पाएगा, ये वाला, ठीक है? फिर वो उसका नाम क्या है, फिर वो उतनी वो बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है? फिर वो थोड़ी कम, यानी कि क्रोनिक के केस में जो है ना, वो उसमें फिर उसका 400 से 500% बढ़ेगा, फिर वो उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप अचानक इसको कर देते हो, फिर वो उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी उतनी कम नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? फिर वो उसमें उतना ज्यादा नहीं कर सकता। बात समझ आई आपको? क्योंकि उस केस में एक्लिमेटाइजेशन नहीं है ना, उस केस में एक नॉर्मल, जैसे एक बंदे को आपने अचानक ही उसका ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर दिया, उसमें एक्लिमेटाइजेशन नहीं है, ठीक है? तो यही फर्क है कि ऑक्सीजन अगर बगैर एक्लिमेटाइज के अगर आप उसको, अगर आप एक बंदे को बगैर एक्लिमेटाइजेशन के अगर आप उसको, इसका, हाँ, इसका ये समरी लाइन है कि बगैर एक्लिमेटाइजेशन के अगर आप ऑक्सीजन का प्रेशर कम करते हो, तो उससे वेंटिलेशन उससे भी बढ़ती है, ऑब्वियसली यार। अभी नहीं बताया मैंने, ये बताया नहीं है मैंने कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ है तो ये सारा कुछ होके ये जाएगा, ये उससे जाके आगे रिस्पिरेटरी ग्रुप को बताएगा कि भाई ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो ये है बगैर, मसलन ये कि कहने का मतलब ये इन द एंड लाइन ये है कि बगैर एक्लिमेटाइजेशन के अगर ऑक्सीजन का प्रेशर को बढ़ाओगे तो वेंटिलेशन फिर भी बढ़नी है, लेकिन उसमें 70% बढ़ना है। लेकिन अगर आप एक्लिमेटाइजेशन करके करोगे तो उस केस में उसका उसका उसकी एल्वियोलर वेंटिलेशन उसे कितनी बढ़ानी है, उसने 400 से 500% यानी कि 4-5 गुना बढ़ा लेनी। उस केस में उसने कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं सुननी, इस केस में उसने ऑक्सीजन की ज्यादा सुननी है, ठीक है? बात अब मुझे मेरा ख्याल है कि अब आपको अच्छी समझ आ गई होगी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है? चलो जी, अब जरा यहाँ से ना आप लोगों ने इन चीजों को थोड़ा अच्छा करना है, ठीक है? स्लीप एपनिया खासकर आप लोगों ने जरूर अच्छा करना है, ये स्लीप एपनिया, ठीक है? इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव वाला ये अच्छा कर लेना है, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत इसको भी अच्छा कर ही लेना, ठीक है? ये बाकी ये तो हमें बातें हैं थोड़ी सी, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? बस अब इतना ही पढ़ना अब हम लोगों ने, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये 2 पेज, ठीक है? लेकिन ये है कि ये 2 पेज जरा पूरे पढ़ने हैं, ठीक है? इसलिए दूसरी मीटिंग मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, ठीक है? मैं 9:15 बजे तक फारिग कर दूंगा, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है? अभी 52 मिनटों में है ना, लेकिन ये है कि चलो 20 मिनट टोटल होंगे जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाकी 3-4 मिनट वो होंगे जिसमें आप लोग वो ज्वाइन करोगे, ठीक है? अच्छा चलो जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बस ऐसी बातें हैं, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन कहानी आप लोगों ने यहाँ से लेकर चैप्टर के एंड तक आप लोगों ने पीरियोडिक ब्रीदिंग वगैरह को अच्छा कर लेना, खास कर जो अच्छा करना है ना आपने स्लीप एपनिया को करना है, ठीक है? इसको आप लोगों ने मतलब यहाँ से लेकर और उसका नाम क्या, यहाँ तक मतलब अच्छा करना है, मतलब यूक्यू समझ के करना, जैसे मर्जी करना, अच्छा करना है आपने। बाकी ये हमें बात थोड़ी सी, ये बात सुन लो, ठीक है? आप मतलब ये कि आप वॉलंटरी भी अपना सांस रोक कर ज्यादा कर सकते हो कुछ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है? उससे भी फर्क पड़ता है इन वैल्यूज पे, ठीक है? फिर ये है कि आपके उसका नाम का ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज वगैरह के अंदर पल्मोनरी इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है ना? वो इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है ना? कि मसलन आपने कोई नॉक्शियस गैस वगैरह अगर आपके अंदर जाती है तो उससे वो ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन होती है। यार ये वही बातें हैं जो एलर्जन वाली, ठीक है? समझ आ गई बात कि आपके क्या क्या है, क्या ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज वगैरह के अंदर पल्मोनरी इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑब्वियसली जो भी कोई इरिटेंट आएगा उसको फिर रिस्पॉन्ड करेंगे और उनके नतीजे में क्या होता है, उनके नतीजे में ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन वगैरह होती है, ठीक है? ये आपके वो जो पहला चैप्टर जो मैं जो पढ़ा नहीं रहा था, जो जब पढ़ाने लगता हूँ तब मीटिंग एंड हो जाती है, ये वहां पे भी सारी ये बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब जे रिसेप्टर्स भी एक चीज है, ये बेसिकली जंक्शनल पोजीशन पर होते हैं अल्वुलाई की और पल्मोनरी कैपिलरीज की, इन दोनों के जंक्शन पे होते अल्वोलियर वाल्व में है, लेकिन अल्वोलियर वाल्व की उस जगह पर होते हैं जहां पर वो पल्मोनरी कैपिलरी के साथ लगने नहीं लगती, ठीक है? वहां पर होते हैं, इसीलिए इनको जे रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है?
तो ये बेसिकली ये तब स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है ना, ये जब भी स्टिमुलेट हो तब ये डिस्पनिया यानी कि सांस, आपको सांस की तंगी फील होती है, ठीक है। तो ये कब होंगे, कब एक्टिव, ये याद करो, पल्मोनरी एडीमा के केस में, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा के केस में, या फिर जिस केस में उसका नाम क्या है, कैपिलरीज बिकम इंगॉर्ज विद ब्लड। ऑब्वियसली जब कैपिलरीज इंगॉर्ड होंगी ब्लड के साथ, वो तो फिर अकल के मुताबिक आप लोगों को पता है उस केस में क्या होता है, ऑब्वियसली इस केस में पल्मोनरी एडीमा होता है। तो इसलिए एक ही लफ्ज बस याद रखो कि पल्मोनरी एडीमा के केस में ये हो जाते हैं स्टिमुलेट, ठीक है। और इनके स्टिमुलेट होने से क्या होता है, डिस्पनिया, ठीक है। अलवेलाई की वाल के अंदर है ना, तो जब पल्मोनरी एडीमा होता है तब आप लोगों को पता तो है उससे क्या होता है। पल्मोनरी एडीमा का नहीं पता कि अलवेलाई और उसका नाम क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी के दरमियान जो इंटरस्टिशियम है उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, फिर वो फ्लूइड इवन अलवेलाई के अपने अंदर भी आ जाता है। तो अब जो अलवेलाई के अंदर जहां पे गैस आनी थी, जब वो फ्लूइड से भर जाएगी, तो अलवेलाई के अंदर पड़े हुए जो जे रिसेप्टर हैं ये उस टाइम स्टिमुलेट होंगे, और हमें एक फीलिंग आएगी कि उसका नाम क्या है, कि हमारा सांस रुक रहा है, ठीक है। हमारे अलवेलाई जो है वो उनके अंदर कोई चीज आ गई, नॉर्मल नहीं है। जैसे अब हमें थप्पड़ लगता है, दर्द क्यों होती है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई रिसेप्टर है, ठीक है ना। वो रिसेप्टर काट दो, एनेस्थीसिया में क्या होता है, वो रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहा होता तो हमें दर्द नहीं होती, ठीक है। तो यही काम है यहाँ पे, समझ लग गई। अच्छा, अब एक और चीज है पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। आपके आपके ब्रेन के अंदर एडीमा हो जाए तो वो रिस्पायरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है, जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर है ना वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, पल्मोनरी एडीमा से होगा क्या, मसलन ये कि आपका अचानक सर किसी चीज को लग गया, उधर एक एडीमा हो गया अगर, ठीक है। तो एडीमा से क्या होगा, एडीमा बेसिकली, एडीमा से होता क्या है, तो सेरिब्रल जो आर्टरीज है ना, सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है, उसको वो कंप्रेस कर देता है। देखो आपका ये है ना ब्रेन, ये क्रेनियल वॉल्ट का मतलब है सर की वो जो हड्डी है, क्रेनियम जो है ना आपकी, ठीक है। यानी कि वो पल्मोनरी डैमेज जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो स्वेल हो जाते हैं ना, पता है ना आपको, ठीक है। वो एडिमा में क्या स्वेलिंग तो होती है, ठीक है, इंटरस्टिशियम के अंदर वो फ्लूइड भर जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी सेरिब्रल कैपिलरीज जो है ना वो